श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम डेली कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करेंगे और उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे भी कोई न्यूज़ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है और कोई भी टॉपिक को हम कवर करेंगे तो वो किस हिसाब से हमारे लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इसको डिस्कस करने के साथ साथ ये एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ये जानने में, समझने में मदद मिले कि आखिर हमें करंट अफेयर्स को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री मूवमेंट रीजिंग। ये आपने न्यूज में सुना होगा, ये म्यांमार और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर सेटलमेंट है और ये काफी समय से चर्चा में है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पेपर को हमारे टच करता है, किस किस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि है ये देखिए मैंने बताया ना, इंडिया म्यांमार के बीच में, यानी क्या है, ये जीएस मेंस पेपर 2 का पार्ट है आपके और इसके साथ साथ ये बॉर्डर मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट है, यानी ये आपके जीएस मेंस के 2nd और 3 पेपर से जुड़ता है। इसके साथ साथ ये प्रीलिम्स के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे मैपिंग से जुड़ जाता है, क्योंकि आप देखोगे म्यांमार से कुछ स्टेट हमारे टच होते हैं, इंडियन स्टेट, और कुछ नहीं होते हैं। उसके साथ साथ ये ह्यूमन ज्योग्राफी से भी जुड़ जाता है क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है या फिर एक तरीके से भारत म्यांमार का बॉर्डर जो है, वहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स कम्युनिटी रहते हैं, जिसके कारण वहाँ के एथनिक कम्युनिटी से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। और इधर पिछले कुछ समय से आप देख रहे होगे मेती कुकी का विवाद चल रहा है, जिसके कारण भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस विवाद के पीछे भी कहीं ना कहीं एफएमआर एक बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए इस टॉपिक की ओर आगे मूव करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो पिछले कुछ समय से क्या हुआ है कि एक सरकार के अधिकारी ने कहा कि सरकार एफएमआर को हटाने जा रही है। कुछ समय बाद हमारे गृह मंत्री के द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि भारत एफएमआर व्यवस्था को हटाने जा रहा है और इंडिया म्यांमार के बॉर्डर जो है उसकी फेंसिंग करने जा रहा है। तो इसको लेकर कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया है, कुछ नकारात्मक, और वहां पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ कम्युनिटी ने इसका स्वागत किया। उसमें थी एक नगा कम्युनिटी, उन्होंने इसका स्वागत किया। तो अभी कल के डेट में क्या हुआ है कि एक म्यांमार बेस्ड एक नगा काउंसिल है ना, जिसे आप कहा जाता है ईस्टर्न नगा स्टूडेंट एसोसिएशन, या फिर एक तरीके से आपने इंसा, याद रखिएगा शॉर्टकट में इंसा। इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन को लेकर नाखुशी जताई है और साथ में जो इंडियन नागा कम्युनिटी है जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट के प्रोविजन को, उसको भी लेकर उन्होंने क्या कहा है कि हम इससे सहमत नहीं हैं, एफएमआर खत्म नहीं होना चाहिए। तो इस कारण ये टॉपिक हाईलाइटेड हुआ और इसके पीछे भी जो अगर बैकग्राउंड वगैरह देखें तो जैसा मैं बताया, केंद्र सरकार यानी आपके गृह मंत्री के द्वारा ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया जा चुका है, स्टेटमेंट दिया जा चुका है। और उसके पहले कुछ ऐसी सिचुएशन भी आई थी, आपको याद होगा इस समय मणिपुर के सीएम हैं, आपने नाम सुना होगा एन बीरेन सिंह। इन्होंने भी सेंट्रल से रिक्वेस्ट किया था कि इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेशन को नॉर्थ ईस्ट में बढ़ावा दे रहा है और उसके साथ साथ इस एफएमआर जो रिजीम है उसका प्रयोग इंसर्जेंट ग्रुप के द्वारा किया जाता है और वो क्या करते हैं, इसका प्रयोग करके आराम से इंडिया आते हैं, यहाँ के इस्टेब्लिश्ड वगैरह पे अटैक करते हैं और उसके बाद फिर वापस क्या होता है, वापस म्यांमार को भाग जाते हैं। तो इसके कारण उन्होंने क्या कहा कि इसको बंद करना चाहिए। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसी चीजें इशू हो रही हैं कि उसको एफएमआर को बंद करने का एक और पर्पज जैसा जो गवर्नमेंट का एक रहा है कि इसको इलीगल इमिग्रेंट को रोका जा सके, उसके साथ साथ जो ड्रग्स और गोल्ड स्मगलिंग का जो नेटवर्क है और भी बहुत सारे सामानों की स्मगलिंग की जाती है उसको रोका जा सके। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है जिसमें एक तरीके से मणिपुर गवर्नमेंट ने प्रपोजल भेजा था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि अब एक्चुअल में इतनी सारी बात हो गई कि एफएमआर है क्या, हम इसको पहले जानते हैं और उसके बाद समझते हैं इसमें क्या इशू आ रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके और हमें जब भी ऐसे क्वेश्चन से मेंस में या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ों से सामना हो तो हम उसको टैकल कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
तो फ्री मूवमेंट रीजन के बारे में, तो फ्री मूवमेंट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अपनाया गया था। कब? 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिजिम ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू इसको अपनाया था। आप याद रखिएगा, दो पॉलिसी है, एशिया की बात करते हैं, खासकर ईस्ट एशिया की, तो वहां पे दो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है लुक ईस्ट पॉलिसी, ये 1991 के आसपास में आई थी, और एक है आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये 2014 के आसपास में आई थी। और ये दोनों पॉलिसी का जो फोकस है वो एक तरीके से ईस्ट एशिया के देशों पे है। तो इसके तहत सरकार ने क्या किया था? एफएमआर व्यवस्था लागू की थी। और आपको बता दें, एफएमआर व्यवस्था में एक तरीके से जो लागू किया गया था वो 4 नेबरिंग स्टेट है उसको ज्यादा अफेक्ट करता था, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है? एक्चुअली क्या है, ये नेबरिंग स्टेट है। किसके? म्यांमार के। पूरी म्यांमार का अगर बॉर्डर आप देखोगे तो लगभग 1600 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर लगता है, और जिसमें ये 4 स्टेट टच करते हैं। यहाँ पे मैपिंग पॉइंट से भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 सिस्टर, नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट हैं? 7, और उसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। केवल 4 स्टेट ही म्यांमार के बॉर्डर से लगते हैं, शेष 3 नहीं लगते। तो आपसे मैपिंग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कई सारे स्टेट आयोग में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए, म्यांमार और बीच इसमें इंडिया के बीच में 4 स्टेट हैं जो बॉर्डर लगते थे, और एफएमआर का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी पे पड़ रहा था। और एफएमआर था क्या एक्चुअली? तो क्या था, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच में, जो ट्राइब्स कम्युनिटी रहते हैं उनके आने जाने की सुविधा के लिए। किसी भी देश में आप जाते हो तो वीजा की जरूरत पड़ती है। जैसे म्यांमार से कोई अगर नॉर्मली इंडिया है, या हम इंडिया से म्यांमार जाते हैं, लेकिन क्या है कि जिसका बॉर्डर के पास ही 1 किलोमीटर के अंदर घर हो और उसे कुछ रिलेटिव इस कंट्री में हो, वो बेचारे कैसे आएंगे जाएंगे? सीमा बाद में बनी, आदमी हमेशा पहले रहते थे। याद रखिएगा, सीमा तो बाद में खींची गई है। तो और खासकर पहाड़ी इलाकों में 5 या 6 किलोमीटर का भी डिस्टेंस आमने सामने बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको उसके लिए कई सारे पहाड़ वगैरह से चढ़ना पड़ता है। तो जब आर्टिफिशियल रूप से एक तरीके से जब सीमा एक तरीके से बनाया गया, ये अंग्रेजों के समय बना, जब भारत और वर्मा का विभाजन हुआ था, तो जब खींचा गया तो कुछ ट्राइब्स कम्युनिटी इधर रह गई, कुछ ट्राइब्स कम्युनिटी उसी इधर रह गई। सेम उसी तरीके से जैसे बांग्लादेश में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बांग्लादेश का जो इनक्लेव का आदान प्रदान किया गया, कुछ भारतीय एरिया बांग्लादेश में थे, कुछ बांग्लादेश, ऐसे कुछ सेटलमेंट था। तो सरकार क्या हुआ कि ऐसे लोगों को सुविधा देने के लिए, यानी जो बॉर्डर के आसपास, चाहे म्यांमार में रहते हो चाहे इंडिया में रहते हो, उसके लिए एफएमआर को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि वो बिना किसी वीजा के आ जा सके। नहीं तो वीजा लेने में तो साल भी लग सकते हैं, है ना। एक पूरा जब तक अगर कंट्री, जिस कंट्री में आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, अगर वो कंट्री वीजा दे ही ना, तो क्या करोगे? तो थोड़ा सा चलो क्यूरियोसिटी होगी, तो हल्का सा आपको एक और इसके बारे में बता देते हैं। जैसे हम कभी विदेश जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके होते हैं, मतलब 2 चीज़ों का हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है जब हम कभी विदेश जाते हैं। एक तो पहला होता है पासपोर्ट, जो हमारी आइडेंटिटी होती है जिस कंट्री का हम निवासी है, और दूसरा वीजा। वीजा क्या हो जाता है, आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो वहाँ पे उसके एक तरीके से जो यहाँ पे उच्चायोग वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके आपको परमिशन लेना होता है कि हम आपकी कंट्री में आने वाले हैं, और उसके लिए आपको अपना उसका पर्पस डिक्लेयर करना होता है। जैसे एजुकेशन वीज़ा मिलता है, मेडिकल वीज़ा मिलता है, टूरिज्म वीज़ा मिलता है। तो इस हिसाब से तो 2 चीज़ें आपको किसी भी कंट्री में जाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे उस सब सारे प्रोसीजर को एक तरीके से जो बेचारे हिली ट्राइब्स वाले जो एरिया पे लोग हैं, कई सारी जनजातियाँ रहती थी, उनको सुविधा देने के लिए, ताकि अपने रिलेटिव के आस पास आ जा सके। तो चलिए ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या था, प्रोविजन क्या था कि चलिए ठीक है, ये दोनों भी बॉर्डर के तरफ जो 16 किलोमीटर के अंदर में जो लोग रहने वाले हैं, वो एक दूसरे देश के बीच में बिना वीजा वगैरह के आ जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, केवल 1 ईयर का वैलिडिटी का पास लेना होगा, और उसके बाद वो कहीं भी इंडिया में, इंडिया वाला म्यांमार चला जाएगा, म्यांमार वाला इंडिया आ जाएगा आराम से। एक बार जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो वो 14 दिन आराम से निवास करेगा, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। ठीक है, अभी एक बार थोड़ा सा बॉर्डर पे ध्यान देख लीजिए। आपको जैसे मैंने कहा ना कि 4 ही कवर करते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इतना लंबा बॉर्डर है। और ये बॉर्डर की क्या है कि फेंसिंग नहीं की गई है, बहुत सारे नदी हैं, बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे जो भी चाहे मतलब क्रॉस करना इस बॉर्डर को ज़्यादा आसान हो जाता है, और सुरक्षा एजेंसियों को इस बॉर्डर को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
इसको हटाने का कुछ क्यों हटाया जा रहा है, इसके मेन उस पर देख लेते हैं क्या क्या रीजन रहे हैं। तो देखिए इसके लिए दो बेसिकली रीजन इसको हटाने के पीछे बताए जा रहे हैं। 4 स्टेट में बॉर्डर लगते हैं, उनके साथ जो सबसे बड़ी जो इश्यू आ रही है चारों स्टेट में, ये आ रही है सिक्योरिटी एंड इलीगल एक्टिविटीज। जैसे कि एग्जांपल बता दें, आपका जो मणिपुर है, मणिपुर का केवल 10 किलोमीटर एरिया अभी तक फेंस है, हाँ उसकी बॉर्डर तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास लगती है, तो समझ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया हिली ट्रेन है, नदियां हैं, पहाड़ है, कोई भी आराम से आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। इसके कारण क्या हो जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां इन पे नजर नहीं रख पाती, और चूंकि ये लोकल ही होते हैं तो आराम से उसकी आड़ में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज कर देते हैं। तो देखते हैं आगे। तो अब इसी फ्री मूवमेंट रिजिम का देखिए सिक्योरिटी से रिलेटेड एक इशू हो जाता था, मिस यूज बाय मिलिटेंट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्रिमिनल्स हु स्मगल ड्रग्स, वीपन्स, गुड्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स। सब मतलब क्या हो जाता था कि एफएमआर को कई सारे मिलिटेंट्स और एक तरीके से वहाँ के ड्रग्स वगैरह के तस्कर हैं वो यूज करते थे, और उसके बाद क्या करते थे, उसके आड़ में वो इंडिया जैसे इंसर्जेंट ग्रुप हो गए, वो इंडिया आते थे, इंडियन इस्टेब्लिश्ड पे आक्रमण करते थे, या जो एक तरीके से कहिए जो आपकी सेना हो गई उसको निशाना बनाते थे, और उसके बाद वो वापस लौट जाते थे म्यांमार में, जिससे उनको चेज करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वो नॉर्मल आदमी की वेश में आ रहे हैं और पता नहीं होता था, और कब मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा सकता था। सेकंड चीज़ क्या हो जाती थी कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में उस साइड से देखो तस्करी बहुत ज़्यादा होती है, खासकर उधर से म्यांमार होते हुए चीन का बॉर्डर और भी दक्षिण एशिया देश वगैरह हैं, तो वहाँ से फेक करेंसी आ रही है या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स आ रहे हैं, कई सारे सामान वगैरह भी होते थे, जिसके कारण क्या होता था, ये तस्करी के कारण एक प्रॉम्प्ट एरिया बन गया था, और उसमें जो सबसे बड़ा एक रीजन था कि एफएमआर के थ्रू आ रहे थे। और उसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट है इशू है ये रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेशन। अभी कुछ समय पहले आपका मेती और कुकी विवाद सुना होगा, नहीं तो अखबार आप पढ़ते होगे, डेली कुछ न कुछ आता है, आ ही रहा है, काफी समय से वो एरिया शांत है। तो ऐसा आरोप लगाया जाता है मेती समुदाय के द्वारा कि जो कुकी लोग हैं वो म्यांमार से आने वाले एफएमआर का मिसयूज करते हैं और यहाँ पे आकर एक तरीके से कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ते हैं, उसके साथ साथ ड्रग्स की तस्करी वगैरह करते हैं, और भी जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसमें भाग लेते हैं। चलिए एक तो इशू हो गया। उसके बाद फिर देखिएगा एक थोड़ा सा इस बार का चुनाव का जो मुद्दा था, एक तरीके से मणिपुर में जो हुआ पिछला चुनाव, उसमें भी एक एफएमआर एक बड़ा इशू था, क्योंकि एफएमआर के बहाने कुकी जो ट्राइब्स हैं वो लगातार म्यांमार से यहाँ आकर बसते जा रहे हैं, जिसके कारण जो मेती समुदाय है वो क्या हो गया है, एक तरीके से कमजोर पड़ रहा है, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो कहने का सेंस क्या है, इसको हम कभी अच्छे से कवर कर लेंगे। कुकी और मेती वाला जो विवाद है एक आप दिमाग में डाल रखिएगा। तो एक वहाँ पे एक तरीके से एथनिक क्राइसिस का एक इशू है एफएमआर। क्यों? क्योंकि वो उसके कारण इलीगल माइग्रेंट ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर आप पिछला अगर इतिहास देखोगे तो म्यांमार में पिछले कुछ सालों से ऐसी लगातार घटनाएं घटी हैं जिसके कारण हमेशा इलीगल माइग्रेंट आ रहे हैं। और इसमें क्या है कि केवल भारत नहीं है, भारत म्यांमार के बीच इशू नहीं, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बीच में भी इशू आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, एक आपने रोहिंग्या क्राइसिस सुना होगा, और रोहिंग्या क्राइसिस के कारण क्या हुआ, बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया में आए, और रोहिंग्या बेसिकली मुस्लिम थे, और ये क्या हुआ कि म्यांमार के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के रास्तों से बांग्लादेश होते हुए इंडिया तक आ गए, मेनलैंड आप, और ये कश्मीर वगैरह तक भी पहुंच गए। कई सारे रोहिंग्या आज की डेट में एक एरिया है बांग्लादेश का काक्स बाजार, वहां पे कम से कम 20 से 30 लाख के आसपास शरण लिए हुए हैं। तो एक तरीके से ये इंडिया के ऊपर भी हो जाता है कि बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया अपने बॉर्डर को मजबूत रखे, यानी म्यांमार से जो रोहिंग्या लगातार आ रहे हैं वो ना आने पाए, क्योंकि बांग्लादेश को इसके कारण प्रेशर हो रहा है, और इधर इंडिया भी नहीं चाहता कि रोहिंग्या इधर आए। तो इसके कारण क्या है कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा थोड़ा सा टेंस रहा है म्यांमार के सिचुएशन को लेकर। दूसरा क्या हुआ कि वहाँ पे मिलिट्री कूप हुआ, यानी सैन्य सरकार बनी, और सैन्य सरकार बनने के कारण क्या हुआ कि कई सारे लोग वहाँ से म्यांमार से लगातार पलायन करने लगे। उसके आगे फिर कुछ ऐसी घटना घट गई। अभी आप न्यूज़ में सुनोगे म्यांमार के जो लोकल जो एक तरीके से इंसर्जेंट ग्रुप है वो सेना के विरुद्ध लड़ रही है। अभी आपने कुछ दिनों पहले अगर देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में तो आपको आइडिया मिला होगा, कुछ म्यांमार के सैनिक जान बचाने के लिए
यहाँ आ गए क्योंकि एक सीमावर्ती इंडिया के नेबरिंग जो एक जिला था उस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, और उसको बाद में इंडिया ने अभी हाल फिलहाल कुछ समय बाद एक तरीके से म्यांमार को वापस भेजा है। तो वहाँ पे इसके कारण कई सारे ट्राइब्स लगातार आपके यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, और उसका एक ही पर्पज़ है, जो एक तरीके से इतनी लेवल में माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल इमिग्रेंट आ रहे हैं, उसका रीज़न है FMR। तो केवल इलीगल ही इमिग्रेंट एक इशू है या कुछ और भी इशू है? चलिए इसको भी थोड़ा जान जाते हैं, थोड़ा सा आपका वैल्यूडेशन होगा। और जैसे ही इलीगल इमिग्रेंट आते हैं तो इन पर हमेशा एक चीज़ का आरोप लगाया जाता है, ड्रग्स की तस्करी। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, समझनी भी हैं कि देखो मामला केवल इसका नहीं है, इमिग्रेंट का नहीं है, मामला और भी बहुत सारी चीज़ों का है। इसमें दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। एक तो ड्रग्स की तस्करी का है, जिसको आप गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में जानते हो, और दूसरा है नार्को टेररिज्म। ये दोनों को आप जब लिंक करोगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट क्यों बंद करना चाहती है, क्या इशू है, ये क्लियर हो जाएगा। केवल माइग्रेंट केवल इशू नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं। पूरे वर्ल्ड में अफीम के दो सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के बीच में भारत पड़ता है, जिसे गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आप ये मैप पे देखो एक बार, ये है गोल्डन क्रिसेंट और ये है गोल्डन ट्रायंगल। ये एरिया है सबसे ज्यादा अफीम उत्पादक का, दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादन का एरिया ये है। यानी दोनों एरिया के बीच में भारत पड़ रहा है। इधर से यहां से क्या हो रहा है, अफीम लगातार आ रहा है इस एरिया से, यानी अफगानिस्तान। ठीक है, एक बार उनका एरिया का नाम जान जाते हैं। गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ईरान है। ये तीनों में अफीम का उत्पादन हो रहा है, और वही अफीम आपके पंजाब में आती है, वही अफीम आपके राजस्थान में आती है, वही अफीम आपके जम्मू कश्मीर में आती है, और उसके बाद इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सर्कुलेट होती है। और आपने उड़ता पंजाब सुना होगा मूवी के बारे में, तो बेसिकली इसी चीज़ का एक तरीके से ड्रग का मिस एब्यूज़ का एक एग्जाम्पल पे वो पिक्चर बनी हुई है। और आपको बता दें, ये उड़ता पंजाब से पहले भी सेम सिचुएशन जो जिसके कारण मूवी बनी, वो नॉर्थ ईस्ट की भी रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी एक तरीके से गोल्डन ट्रायंगल है, जिसमें आपका एक तरीके से देखिए ना, गोल्डन ट्रायंगल में आप देखिए बर्मा, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे देश शामिल है। और ये गोल्डन एक तरीके से ट्रायंगल कहाँ पे है, आपका यहाँ पे है। और इंडिया की स्थिति यहाँ पे, अब यहाँ से जो एक तरीके से अफीम होता है, ये नॉर्थ ईस्ट के थ्रू हमारे इंडिया में कवर करता है। ठीक है, और इधर से जो हो रहा है गोल्डन क्रिसेंट से, ये सी रूट से भी आता है, और यहाँ से भी आपके एक तरीके से सी रूट से, इधर से गोल्डन ट्रायंगल से भी आता है। तो इसके कारण भी क्या है, एक बहुत ही रॉस्ट सिचुएशन है। और ये सिचुएशन, चलो ड्रग्स की तस्करी तो तक तो ठीक थी, लेकिन इसके आगे एक ऐसी चीज है नार्को टेररिज्म, वो थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट के लिए ज्यादा चिंताजनक है। और आप जानते हैं, आगे चल के नार्को टेररिज्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नार्को टेररिज्म एक एक्ट है, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए सिंपल सा आसान भाषा में, तो नार्को टेररिज्म अगर ड्रग्स, यानी जिसे आप हेरोइन वगैरह समझते हो, ड्रग्स की तस्करी और आतंकवाद एक साथ मिल जाएं तो उसी को नार्को टेररिज्म कहा जाता है। यानी ड्रग्स करने वाला, यानी ड्रग्स की सप्लाई करने वाला जब आतंकवाद में शामिल हो जाए, या आतंकवादी ड्रग्स बेचने लगे, या ड्रग्स के एक तरीके से व्यवसाय में शामिल हो जाए, और या फिर दोनों मिलकर कार्टेल बना ले, तो इसी सिचुएशन को कहा जाता है नार्को टेररिज्म। ठीक है, तो यही क्या हो रहा है कि एक क्राइसिस का कारण बन रहा है। एक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज है संस्थान, ठीक है, वहां की एक रिसर्च स्कॉलर है अनुराधा ओइनम। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया है कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप, जैसे आपका हो गया यूएनएलएफ, पीएलए, उल्फा, एनएससीएन, कुकीज, है ना, ये सब, और एक तरीके से जोमीज, ये सब क्या करते हैं, म्यांमार के सांगिंग डिवीजन में काचीन और चीन स्टेट में यहाँ पे एक कैंप बनाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये शेल्टर लेते हैं, आर्म्स ट्रेन करते हैं, कैडर की भर्ती करते हैं, और उसके बाद सबसे जो खतरनाक बात है, इसका पैसा पाने के लिए स्मगलिंग ड्रग्स और हथियारों को बेचते हैं। हो गया नार्को टेररिज्म।
अब यानी इंसर्जेंट ग्रुप क्या कर रहे हैं, फंड गैदर करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ड्रग्स वाले कार्टेल का यूज कर रहे हैं, यानी ड्रग्स के ट्रेड को अपना रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि देखो आतंकवाद वगैरह चीज़ों को फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है, उसको फंड चाहिए हथियार के लिए, एम्यूनिशन के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, और जो लोग मर जाते हैं उनको भी पैसा वगैरह देने के लिए, नहीं तो कौन फ्री में आएगा मरने के लिए, गोली खाने के लिए। और इसके कारण क्या है, फंड चाहिए, और फंड के लिए क्या करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आपके पास एक तरीके से विश्व का सबसे महंगा नशा का दुकान आपके पास हो या नशा का सामान आपके पास हो, तो कहाँ क्यों जाने की ज़रूरत है। तो इसी कारण क्या हो जाता है, ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि इससे क्या होगा, उनको फंडिंग मिलेगी और वो लंबे समय तक रेजिस्टेंस दे पाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे नार्को टेररिज्म में बताया, ठीक है। अब इंडिया में चलो ठीक है, वो तो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमेशा पाकिस्तान एक तरीके से कहा जाए, है ना, ये भी टेररिज्म की फंडिंग करने के लिए ISI की सहायता से क्या कर रहा है, इंडिया में नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी वो भी क्या कर रहा है, इसके थ्रू हमारे जो कंट्री है उसको अनस्टेबल करना चाहता है। और ये क्या करना चाहता है, पाकिस्तान की जो ISI है कि जो बॉर्डरिंग एरिया में जितने भी सारे रहने वाले मुस्लिम हैं उनकी गरीबी का फायदा उठाओ, उनके धार्मिक जो एक तरीके से बिलीफ्स हैं, है ना, उसको थोड़ा सा कुरे दो और उनको अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिविटी में लगा दो, और कुल मिला जुला कर क्या करो, एक तरीके से भारत पे, है ना, जैसे जैसे आतंकवादी वगैरह अटैक्स होते हैं उसको, या सेना पे, स्टेब्लिश पे आप सुनते रहते हो, उसको लगातार जारी, एक तरीके से प्रॉक्सी वार को वो क्या करे, लगातार जारी रखे। और 2-3 बार एक तरीके से आपने देखा होगा, 3 बार लड़ाई हो चुकी है, पाकिस्तान हमेशा हारा है। तो अब पाकिस्तान को पता है कि हम इंडिया से जीत नहीं सकते बड़े वार से, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे वार से, है ना, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ये उनकी एक प्रॉक्सी वार है, यानी छोटे छोटे ऐसे हमले करके इंडिया को लगातार अनस्टेबल रखना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हमेशा जब भी आएगा एग्जामिनेशन में तो जोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ISI क्या करता है, ISI भी इसलिए क्यों कर रहा है इंडिया में एक तरीके से नार्को टेररिज्म को प्रमोट, क्योंकि टेररिज्म के लिए क्या है, हैवी एक्सपेंडिचर चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, और प्रोडक्शन ऑफ अफीम का जैसे क्या है कि गोल्डन क्रिसेंट पे भी ज्यादा होता है और एक तरीके से गोल्डन टेंगल पे भी ज्यादा होता है, और 1 किलोग्राम अफीम का एक तरीके से जो प्राइस है वो करोड़ों में जाता है। 1 करोड़ लेके तस्करी कर दो, अच्छी खासी फंडिंग हो गई। और उसके बाद फिर जितने भी सारे आई विटनेस हुए, कई सारे जो ड्रग्स तस्कर पकड़े गए हैं या आतंकवादी पकड़े गए हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान के ISI या इंसर्जेंट ग्रुप जो है नॉर्थ ईस्ट के, वो क्या करते हैं, नार्को टेररिज्म का सहारा लेते हैं। क्यों, फंडिंग करने के लिए टेरर एक्टिविटी को। तो चलिए आगे, अब क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, ये तो डिस्कस हो गया प्रॉब्लम वगैरह, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, क्या इसको बंद कर देना चाहिए इतनी अगर खराब व्यवस्था है, या इसको चालू रखना चाहिए। तो देखिए वही जो सेंटर फॉर वारफेयर स्टडीज की जो स्कॉलर हैं वही कहती है कि नहीं, ये एक तरीके से FMR को इंड करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा एडवांस है और यहाँ के लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी एजुकेशन के मामले में और हेल्थ वगैरह ट्रेवल करने के लिए जो आते हैं उसके मामले में, और खास जो उनका एक तरीके से जो पारिवारिक कुटुंब वाला जो संबंध है उसको निभाने के लिए। तो यानी क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वो एक सलाह देती है कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि सांप भी मर जाए और डंडा भी न टूटे, यानी किलिंग द स्नेक्स विदाउट ब्रेकिंग द स्टिक। यानी हम कुछ ऐसी व्यवस्था लाएं जिससे हमारी सिक्योरिटी की नीड्स भी फुलफिल्ड हो जाए, हमें कोई चैलेंज भी ना रहे और ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए कुछ अल्टरनेट वेज देती हैं, और इसके साथ वो कहते हैं कि इसके लिए कुछ हम लोग एक तरीके से डिफिकल्ट है, चूंकि बॉर्डर हमारा ऐसा है, वहाँ से इमिग्रेंट को रोकना, स्मगलिंग को रोकना, तो क्यों ना हम वहाँ उससे मजबूत करें, ऐसा वो सुझाव देती हैं। और FMR को बंद करने से अच्छा उसको रेगुलेट करें, जैसे कहीं से भी एंट्री के बजाय कुछ सर्टेन चौकी बना दें, वहाँ का मुहर वगैरह लगे, वहीं से एंट्री हो, तो शायद ड्रग्स की तस्करी ना हो। तो ऐसे उन्होंने कुछ सुझाव दिया है, खैर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से, और फिर उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए अगर FMR हटा देंगे तो उनके बीच में जो कल्चरल और सोशल जो फैब्रिक है एक तरीके से कम्युनिटीज़ के बारे में, जो नेबरिंग कम्युनिटीज़ हैं
जो इंडिया के बॉर्डर पे म्यांमार के बॉर्डर में, तो उनके समय में दिक्कत आ जाएगी, तो इसको वो सलाह देती है कि इसे हटाना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रास्ता क्या होना चाहिए, तो रास्ता यही बताती हैं। सबसे पहले क्या करिए, बॉर्डर फेंसिंग कीजिए, यानी बॉर्डर को क्या करिए, बाड़े वगैरह से घेर दीजिए। एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाइए, थर्मल इमेजिंग है ना, कैमरा लगाइए, और भी सीसीटीवी वगैरह जहां भी जैसा हो सकता है उस हिसाब से अरेंजमेंट जिस हिसाब के ट्रेन के हिसाब से है ना। और भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रोन वगैरह है ना, या सैटेलाइट वगैरह के फोटोज वगैरह हैं, आप उससे क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। यानी एक तरीके से क्या कीजिए, आप अपनी बॉर्डर फेंसिंग करने के साथ वहां पे एडवांस टेक्नोलॉजी लाइए जिससे बॉर्डर प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके। उसके बाद उन्होंने कहती है रेगुलेटरी रिवीजन कीजिए, है ना। इसके साथ क्या करें कि अच्छे तरीके से हम क्या करें, एफएमआर को खत्म करने के बजाय है ना, उसको अच्छे तरीके से दोनों बॉर्डर पर रेगुलेट करें, है ना। यानी नंबर ऑफ टाइम, लिमिटेड चौकी वगैरह से, है ना, इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाए। उसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेड, है ना, दोनों देशों के बीच में इंफ्रा वगैरह बढ़ाएं, ट्रेड वगैरह बढ़ाएं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, चौकी बढ़ेगी, बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे कम होने लगेंगी। उसके बाद फिर क्या है, कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी क्या कीजिए, दोनों देशों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में इंगेजमेंट अगर बढ़ाया जाए, अगर दोनों देशों के बीच में कम्युनिटी में सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे तो वे खुद ही इन सारी इनलीगल एक्टिविटीज़ को रोकेंगे। या फिर एक तरीके से इंडिया के साथ या म्यांमार के साथ वो क्या करेंगे, आपको वो शेयर करेंगे आपका, जिससे कहा जाता है इंटेल, यानी आसूचना, ठीक है। इसके साथ साथ आगे फिर कहते हैं बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी नीड्स, यानी समुदाय की जो जरूरत है, यानी दोनों कम्युनिटी जो है, दोनों साइड में जो रह रही है, उनकी जरूरतों के बीच में, और एक तरीके से आपकी जो सिक्योरिटी नीड है उनके बीच में बैलेंस लाया जाए, यानी दोनों अफेक्टेड ना हो, उसके कोई बीच का रास्ता। और आखिरी वो उपाय बताती है डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, यानी एक तरीके से दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को बढ़ाया जाए। आपको शायद पता ना हो, आपने सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, नहीं सुना होगा तो जाके सर्च कीजिएगा। ऐसा कहा जाता है कि, या जो मूवी वगैरह बनी है, कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार पाकिस्तान पे किया, लेकिन आपको शायद पता ना हो, आप कभी सर्च कीजिएगा। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक कई बार हुए हैं और इंडियन आर्मी ने किया है, लेकिन पाकिस्तान पे नहीं, सबसे पहले भारत म्यांमार के बॉर्डर पे। जब भारत और म्यांमार के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं तो वहाँ से जो वहाँ की सेना होती है खुद इंटेल देती है, और कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो भागकर इंडिया से नॉर्थ ईस्ट के म्यांमार में पनाह लेते हैं उसके बारे में बताती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ की म्यांमार की सेना ने इंटेल दिया है, तो जिसपे क्या होती है, इंडिया की सेना जो होती है वो काउंटर स्ट्राइक करती है, एक तरीके से आपकी सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और वहाँ पे उनके जो ट्रेनिंग कैंप वगैरह हैं या उनका अगर मूवमेंट वगैरह हो रहा है तो वहाँ पे वो अटैक करके उनको नेस्तनाबूद कर देती है। तो यही सुझाव दिया जाता है कि आप म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन बनाइए, है ना। एक तरीके से डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट अगर आपका अच्छा हो जाएगा म्यांमार की करंट रीजन के साथ, तो ये सारी भी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। और थोड़ा सा भी क्या है, इंडिया का एक्चुअली क्या है, जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था तो इंडिया का स्टेंस अच्छा था, बट अभी क्या है, जो जुंटा सरकार आई है सैन्य तख्ता पलट से रिसेंट में, वो है, तो उसके कारण थोड़े से संबंध उतने अच्छे नहीं है, बट खराब भी नहीं है। तो इसी को वो क्या कहती हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और फिर हम मिलेंगे अगली बार नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।